मैं पीछे वार्षिक राशियों के मतलब जो राशियों का वार्षिक लेखा जोखा है वो मैंने प्रस्तुत करते हुए कन्या राशि तक का विवरण मैंने दे दिया है। प्रत्येक राशि का साल में एक समय ऐसा उत्तम आता है जो सबसे प्रशस्त सबसे बलवान होता है। वह मुहूर्त जो मिलता है एक या दो, वह जन्म से भी चल रहे बुरे महादशा, ग्रहों का बुरा फल, टोना जादू, अभिचार इत्यादि जो कुछ भी है उसको रोक देता है। कारण क्या है? क्योंकि यह गोचर अर्थात चंद्रमा से ये चलता है। चंद्रमा के आधार पर राशियों का ये विचलन होता रहता है, संचरण होता रहता है। अब चंद्रमा से ही क्यों, सूर्य मंगल बुध से क्यों नहीं? कारण क्या है कि जैसे सूर्य जो है पृथ्वी से लाखों कोसों दूर है, लाखों योजन दूर है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र 12,000 योजन, एक योजन में 4 कोस तो 12 चौक 48,000 कोस। अब इतना दूरी पर तो वो सूर्य है, किंतु चंद्रमा जो है सबसे नजदीक है, पृथ्वी के बिल्कुल ही नजदीक है। अब देखिए पृथ्वी के नजदीक इसलिए है क्योंकि पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा होता है, पूरा गोलाकार अपना संपूर्ण रूप में होता है चंद्रमा, तो अब सोच लीजिए कि इतना चंद्रमा नजदीक होता है कि वह समुद्र के पानी को ही खींच लेता है ऊपर, और समुद्र के पानी को जब ऊपर खींच लेता है तो वही ज्वार भाटा आता है और जो समुद्र के नजदीक वाले शहर हैं वो पानी में डूब जाते हैं, पानी गलियों गलियों में भर जाता है। तो चंद्रमा सबसे नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है। अब ये उठता है कि जब चंद्रमा का प्रभाव तीव्र पड़ता है तो फिर सूर्य से लग्न क्यों बनती है? कारण इसमें यह है क्योंकि चंद्रमा मासम शुक्र बुधादित्या सांघ्रित दीना द्वयम शशि, जो शुक्र बुध और सूर्य आदि ग्रह हैं यह एक राशि पर एक एक महीना चलते हैं। राहु शनि गुरु तो वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष तक रह जाते हैं एक एक राशि, किंतु चंद्रमा ऐसा है कि ये बेचारा 2.25 दिन में सांघ्रित दीना द्वयम शशि 2.25 दिन में ही राशि बदल देता है। अब यह इतना तेज बदलता है कि इसकी अब इस पर लग्न नहीं बन पाता है, इससे अस्थायी दशा का निर्माण नहीं हो पाता है, मतलब प्रतिरूपण नहीं हो पाता है। इसलिए चंद्रमा की दशा, चंद्रमा की जो ये गोचर दशा है, गोचर स्थिति, ये होती तो बहुत छोटी है लेकिन इतनी चंद्रमा का इतनी बलवान होती है कि सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव को रोक देता है और इस मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित रूप से फलीभूत होता है, चाहे कितना हो बड़ा काम क्यों न हो। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए भूमि खरीदने का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत परिश्रम करने के बाद भी इस मुहूर्त में अगर प्रयास करें तो जमीन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, मुकदमा दायर करना हो इस मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो, शादी करना चाहता हो, किंतु पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन आदि के कारण वह नहीं कर पा रहा है, या लड़की कोई किसी लड़के से प्रेम करती है, शादी करना चाहती है, किंतु परंपरागत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से उस पर बंधन लग रहा है या नहीं कर पा रही हो, या दहेज आदि के कारण किसी भी कारण से शादी नहीं हो पा रही हो, तो इस मुहूर्त में अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं कन्या राशि तक का तो बता चुका हूं, अभी मैं तुला राशि का बता दूं। तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है, शनि तुला में उच्च का होता है। तुला तूल समतूल है, तापर मेघ प्रचंड, तुला एक सशक्त राशि है। यह यूं समझिए कि जिस तरह से एक गोलार्ध में मेघ प्रथम राशि है, तो उसी तरह दूसरे गोलार्ध में तुला प्रथम राशि है, बहुत प्रचंड राशि है ये, और शनि इसमें आते ही उच्च का हो जाता है। देखिए पिता पुत्र दोनों, एक में सूर्य उच्च का होता है, मतलब मेघ में सूर्य उच्च का होता है और तुला में उसका पुत्र यानी शनि उच्च का होता है, तो तुला एक बहुत ही प्रचंड राशि है। अब मैं बताऊं कि इस वर्ष है क्या, क्योंकि मैं ये 1 जनवरी से बता रहा हूं, तो 1 जनवरी तो ईसाई वर्ष है, जो हमारा वैदिक नववर्ष है, हिंदी नववर्ष है, वो कब से प्रारंभ होता है? संवत्सर के अनुसार तो गुड़ी पड़वा के बाद अर्थात चैत्र नवरात्रि के बाद शुरू होता है, किंतु गणना के लिए फाल्गुन महीना बीतते ही अर्थात होली के दिन से ही हमारा नया साल शुरू हो जाता है। तो अब देखिए होली का नया साल आता है लगभग मार्च में और ईसाई नववर्ष शुरू होता है जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से 3, साढ़े 3, 4 महीने का अंतर हिंदी और ईसाई नववर्ष में आ जाता है। तो अब जब जो मैं फल बताऊंगा वह दोनों के सामने में बताऊंगा, अर्थात इसका जनवरी का पूरा दिसंबर तक का और इस संवत्सर से थोड़ा लेकर के और अगले संवत्सर तक का। तो यह संवत्सर जो है चलने वाला ये पिंगल है, लेकिन 2024 में अर्थात 2081 संवत में कालज्योति नाम का संवत्सर आ जाएगा। तो सोच लीजिए कि जो पिंगल है वो भी पाप संवत्सर और कालज्योति तो खैर पाप संवत्सर है ही, ये दोनों संवत्सर का प्रभाव रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, नया संवत शुरू हो रहा है जो 2081, उसमें बड़ी विकट स्थिति आ रही है। जो संसद है, सभा है ग्रहों की, उसमें सारे विभाग, पोर्टफोलियोज बड़े उग्र राशियों को मिले हैं। जैसे संवत्सर का राजा क्या है? मंगल है। संवत्सर का मंत्री कौन है? शनि है। सोच लीजिए मंगल भी उग्र पाप ग्रह और शनि भी पाप ग्रह। इसी तरह से और भी जो विभाग हैं, जैसे दुर्गेश हो गया, सस्येश हो गया, धान्येश हो गया, ये सब जितने भी विभाग हैं उसमें मंगल शनि, एक को मंगल फिर दूसरा शनि, मंगल शनि पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत बस 2-3 हैं, जो एक गुरु को, एक चंद्रमा को, एक बुध को मिला हुआ है।
तो रसेस वगैरह में तो ये जो है मतलब बहुत जिसको हम कहते हैं ना माइनर, तो माइनर पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं वो मिला हुआ है, किंतु मुख्य विभाग जो है इसी दो पाप ग्रहों को मिला हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि पिंगल और कालज्योति दोनों भयंकर संवत्सर, और जो पूरा जो राजकाज है वह भी पाप ग्रहों के हाथ में है, तो इससे तो समस्त राशियां ही प्रभावित होंगी, किंतु उसमें भी कुछ राशियां इनसे बुरी तरह प्रभावित होंगी और कुछ को बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है, तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है, शनि इसमें उच्च का होता है। अभी मैं बता दूं कि पहली जनवरी मघा नक्षत्र में शुरू हो रहा है, तो बुध और शुक्र दूसरे भाव में है, मतलब पहली जनवरी को दूसरे भाव में पड़ेंगे, मंगल सूर्य तीसरे भाव में पड़ेंगे, शनि 5वें भाव में पड़ेगा, राहु 6ठे भाव में पड़ेगा, गुरु 7वें में पड़ेगा, चंद्रमा 11वें में और केतु 12वें में। यही स्थिति पहली जनवरी को बनेगी। तो अब यह स्थिति तो वर्ष भर प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी, ईसाई नव वर्ष प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। उसमें भी अब आपको बता दूं कि जो बुध है वो तो अच्छा फल देगा, बुध अच्छा फल देगा, शुक्र भी अच्छा फल देता, किंतु उसका वेध लग रहा है, इसलिए उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। मंगल और सूर्य ये दोनों तीसरे में बड़े अच्छे होते हैं, तो मंगल तो सूर्य तो सुख लाभ और यश सब कुछ देगा, किंतु मंगल को वेध पड़ा हुआ है, इसलिए मंगल का सुफल नहीं मिलेगा। शनि जो है 5वें भाव में अशुभ है, यह संतान कष्ट देगा, विद्या में कुछ या यश में कुछ कमी आएगी। राहु 6ठे भाव में है, यह शत्रुओं पर विजय और लक्ष्मी लाभ कराएगा। गुरु 7वें भाव में है, सम्मान सुख लाभ परिवार की उन्नति इत्यादि देता, किंतु इसका इस पर वेध लग जा रहा है, इसलिए इसका सुफल नहीं मिलेगा। चंद्रमा 11वें भाव में विविध तरह का लाभ देगा और केतु 12वें भाव में पीड़ा बैर दुश्मनी विवाद इत्यादि देगा। तो ये तो ऐसे ये चल रहा है। अभी मैं बता दूं आपको कि 18 मई को शुक्र वृषभ राशि में आएगा, 18 मई को शुक्र वृषभ राशि में आएगा और 28 अप्रैल को गुरु भी वृष राशि में होगा 9वें भाव में, और 23 अप्रैल को मंगल मकर में होगा। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको, इसलिए यह स्थिति इसलिए शुभ नहीं बनेगी। ये तुला राशि वाले एक मुहूर्त के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ कर गुजरने के लिए मिल रहा है। एक छोटा मिलेगा, एक थोड़ा सा मिलेगा, वो उतना प्रभावी नहीं होगा, किंतु 2 मिलेंगे। अभी मैं इसमें बता दूं कि यह वर्षफल नहीं है। जिस किसी को भी अपने राशि का वर्षफल बनवाना होगा वह शुल्क दे करके और अपना वार्षिक व्यक्तिगत अपने लिए वर्षफल बनवा सकता है, किंतु जिसको केवल कोई संदेह कोई समस्या हो वह मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। किंतु मैं बराबर वीडियो में बताता हूं कि भाई इस पर अपना बुद्धि प्रदर्शन मत कीजिए। जो संदेश में कुछ लोग बुद्धि प्रदर्शन करते हैं, शास्त्रार्थ करने के लिए ये करते हैं, तर्क वितर्क के लिए संदेश भेजते हैं, तो मैं उसका उत्तर नहीं देता, न उससे मुझे कुछ लेना देना है। मैं खरा सीधा फौजी आदमी, न मैं कोई आचार्य हूँ, न स्वामी हूँ, न गुरु जी हूँ, न मेरा कोई आश्रम है, न मठ है, न कार्यालय है, न कोई संगठन है, न कोई ग्रुप है, कुछ नहीं है। अकेला हूँ और सीधा सपाट फौजी लहजे में सब कुछ बात बताता हूँ। अच्छा लगे ठीक, नहीं अच्छा लगे वो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। ये मैं जनहितार्थ बता दे रहा हूँ, जिसको आत्मसात करना हो ले ले, नहीं जिसको नहीं करना है वो आगे बढ़े। दूसरी बात, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क लेता हूँ मैं। तो जो शुल्क देने में सक्षम हो, समर्थ हो, इच्छा हो, रुचि हो, वह तो संपर्क करे, अन्यथा न करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता दूं कि इसके लिए जो तुला राशि वालों के लिए जो अच्छा समय आएगा वो कब आएगा? 15, 16, 17 अगस्त। 15, 16, 17 अगस्त ये 3 दिन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें तुला राशि वाले अगर कोई कार्य शुरू करें या कोई अटका हुआ कार्य है उसको फिर से प्रारंभ करें, कोई समस्या आ रही हो उसका निदान करना शुरू कर उसी में शुरू करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एक इसके लिए मुहूर्त आएगा नवंबर महीने में, तो उतना अच्छा मुहूर्त नहीं है, साधारण मुहूर्त है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई अगर महादशा चल रही होगी जन्म की तो प्रभावी हो जाएगी, किंतु इसमें अगर जन्म से ही कोई बुरी महादशा, कोई पाप महादशा चल रही हो, कोई बुरा ग्रह हो, सब कुछ हो, लेकिन ये 15, 16, 17 अगस्त वाले में प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यह चंद्रमा के द्वारा बनाया गया बहुत ही सशक्त मुहूर्त है, तो इस पर किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, मन से चलने वाला एकादश इंद्रिय का स्वामी हो जाता है चंद्रमा, और यह पूरे शरीर को नियंत्रित कर देता है। उसी तरह से यह पूरे ग्रह मंडल को नियंत्रित कर देगा जो ये मुहूर्त बना रहा है चंद्रमा। तो इस स्थिति में अगर तुला राशि वाले अगर कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई अच्छा काम करने का, कोई रुका हुआ काम करने का, या कोई मनचाहा कार्य पूरा करने का अगर प्रयत्न करते हैं, तो इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले इस पर अपना प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो आपको बनाऊंगा, वह वृश्चिक राशि के लिए होगा, प्रतीक्षा करें।